स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो छूट गया था, हमने एंजाइम हम लोग पढ़ रहे थे। एक बार फिर से इसको हम लोग ले लेते हैं ताकि हमें याद आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे थे। तो टॉपिक था हमारा एंजाइम्स, और एंजाइम्स जैसे कि हम डिस्कस कर ही चुके थे कि ये जो होते हैं ये रासायनिक जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ठीक है, दे आर कैटलिस्ट इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, ये जैविक उत्प्रेरक हैं, शरीर में होने वाली अभिक्रियाओं की दर में वृद्धि करते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, है ना। वृद्धि कैसे करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, जिससे अभिक्रिया दर में वृद्धि होती है। हरिओम, सर को बोल देना, अमित शुक्ला सर को, उनको मैसेज कर दो कि सर आप 2 बजे ले लेना क्लास। हाँ मैम। कि मैम 2 से 3 लेगी, आप 3 से 4 क्लास ले लेना। हाँ मैम। ऐसे मैसेज डाल दो, ठीक है। परंतु ये साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करते हैं। एंजाइमों की संरचना, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने हैं और इनमें कुछ पार्ट जो होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। फिर हमने इसकी स्ट्रक्चर पे गए, जहाँ पे हमने एपो एंजाइम देखा और होलो एंजाइम का, होलो एंजाइम यानी पूरा पार्ट होता है, पूरा एंजाइम होलो एंजाइम, होलो यानी पूरा। होलो एंजाइम का प्रोटीन भाग एपो एंजाइम कहलाता है। एक निष्क्रिय एंजाइम है एपो एंजाइम, ठीक है। प्रोटीन भाग है पर निष्क्रिय है, यानी खुद में एक्टिव नहीं है। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है एपो एंजाइम है, ऑप्शन में आ गया एक सक्रिय एंजाइम, एक निष्क्रिय एंजाइम, या प्रोटीन स्ट्रक्चर या नॉन प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो फिर आप क्या लगाओगे? या फिर ऐसे आ जाएगा ए निष्क्रिय एंजाइम, बी प्रोटीन, तीसरा सक्रिय एंजाइम और चौथा ए और बी दोनों। तो आप क्या लगाओगे? फिर आंसर क्या होना चाहिए आपका? मैम प्रोटीन। प्रोटीन और निष्क्रिय, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कि होलो एंजाइम एपो एंजाइम और को एंजाइम से मिलके बना है। ये को एंजाइम जब जुड़ता है ना, तो भी तभी ये एक्टिव होता है एपो एंजाइम, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता है सहकारक या कोफैक्टर। ये गैर प्रोटीन है, यानी नॉन प्रोटीन अणु होता है, जो कि या तो कार्बनिक अणु या धातु या छोटे कार्बनिक अणु हो सकते हैं। मैंने इसको पूरा दिन किया था, आप लोगों को बताया था। ये एपो एंजाइम से जुड़कर एंजाइम को क्रियाशील बनाते हैं, ठीक है। फिर हमने को फैक्टर को आगे 3 भागों में डिवाइड किया। इसमें था एक को एंजाइम, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप और एक सक्रियक या एक्टिवेटर, इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो जो को एंजाइम था, ये जो को एंजाइम है ये नॉन प्रोटीन अणु हैं जो एंजाइम से ढीले बंधे हुए होते हैं, इसीलिए इनको आसानी से अलग किया जा सकता है। पानी में घुलनशील होते हैं और विटामिन के व्युत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं इन पे। इसी तरीके से प्रोस्थेटिक ग्रुप का दिया, ये भी नॉन प्रोटीन अणु हैं, लेकिन एंजाइम से टाइटली बॉन्डेड होते हैं, अलग नहीं किए जा सकते। उसके बाद थर्ड जो है सक्रियक या एक्टिवेटर, ये इनऑर्गेनिक गैर प्रोटीन अणु मॉलिक्यूल हैं। ये मेटल आयंस होते हैं, ठीक है, जो एपो एंजाइम से जुड़कर एंजाइम को क्रियाशील बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, देखो Zn+2 कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एल्कोहल हाइड्रेनेज, एल्कोहल डिहाइड्रेनेज के लिए कोफैक्टर के रूप में कार्य करते हैं। इसी तरीके से फेरस आयंस जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम के लिए कोफैक्टर के रूप में काम आते हैं। फिर ये हमने लिस्ट डिस्कस करी थी पूरी की पूरी। फिर हमने पढ़ा था सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वह स्थल है जहां सबस्ट्रेट जुड़ता है। फिर मैंने आपको लॉक एंड की थ्योरी का एक डायग्राम दिखाया था कि पर्टिकुलर सबस्ट्रेट
के जो पर्टिकुलर साइट पे जाके ही एक्टिव जुड़ता है और उस साइट को हम सक्रिय स्थल बोलते हैं और फिर वो एक बॉन्ड बना लेता है, एक कॉम्बिनेशन बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है जिसको बोलते हैं अभिकारक एंजाइम कॉम्प्लेक्स या सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या-क्या कौन-कौन से बॉन्ड्स होते हैं? वैन डर वाल्स बॉन्ड्स, हाइड्रोजन और आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद हम आए थे एंजाइमों के गुणों पर। तो फर्स्ट था जो वो था प्रोटीनियस नेचर। सभी एंजाइम जो है लगभग सभी प्रोटीन होते हैं, यानी कि इनमें अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन इनमें सहकारक के रूप में कार्बनिक अकार्बनिक आयन, जैसे कि हमने ऊपर देखा, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने ये जो हाईलाइट कर रखे हैं पार्ट, इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंस थी इनकी, जैसे कि राइबोजाइम जो नामक एंजाइम जो है आरएनए में पाया जाता है। राइबोजाइम नामक एंजाइम आरएनए में पाया जाता है। जो आरएनए स्प्लाइसिंग, इसको छोड़ दो, आप इतना समझोगे नहीं, बस आप ये ध्यान रखो, राइबोजाइम नामक एंजाइम में आरएनए में पाया जाता है। इसी तरीके से एब एंजाइम जो है वो एंटीबॉडी में पाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कैट मैप जो भी इनको बोल सकते हैं, जो एंटीबॉडी में जो मिलते हैं ना एब एंजाइम, इनको कैट मैप यानी कैटालिटिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी कहा जाता है। उसके बाद देखो सेकंड जो था इनका नेचर कोलाइडल नेचर था। कोलोइडल नेचर एंजाइम हाइड्रोफिलिक यानी जल स्नेही कोलाइड्स होते हैं, यानी ये कोलाइड्स होते हैं, मतलब इनकी फिजिकल जो इनकी स्टेट होती है वो कोलाइडल फॉर्म में ये होते हैं। हाइड्रोफिलिक यानी जल स्नेही है, जल के में घुल सकते हैं, जल के साथ बंध बना ले लेते हैं। ठीक है, और इनकी इसी प्रकृति के कारण ये होलो एंजाइम से कोफैक्टर आसानी से अलग भी हो पाता है। उसके बाद आता है थर्ड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने पहले बात करी की एंड लॉग थ्योरी में कि कोई भी जो हमारा एंजाइम है वो अभिकारक के प्रति स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है ना। एक पर्टिकुलर एंजाइम पे ही पर्टिकुलर अभिकारक पे ही पर्टिकुलर एंजाइम जुड़ेगा। सामान्यतः एक एंजाइम केवल एक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, यानी कि अभिक्रिया के लिए भी वो विशिष्ट होता है और अभिकारक के लिए भी वो विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए डीएनए पॉलीमरेज केवल डीएनए पॉलीमराइजेशन यानी कि डीएनए का बहुलीकरण की अभिक्रिया को अभिप्रेरित करता है। इसी तरह माल्टेज केवल माल्टोज पर कार्य करता है, जबकि लाइपेज एंजाइम वसा पर कार्य करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिकारक विशिष्टता या सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। सेकेंड एक टर्म आ रही है निरपेक्ष विशिष्टता या एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। एक एंजाइम केवल एक अभिक्रिया को, देखो दो तरीके की हमने विशिष्टता देखी, एक तो अभिक्रिया के लिए और दूसरी अभिकारक के लिए। अभिकारक के लिए हो यानी कि विशिष्ट अभिकारक पर अभिक्रिया करे तो उसे ये बोलते हैं सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, और अगर किसी पर्टिकुलर अभिक्रिया के लिए विशिष्ट हो तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। ये आपको मेनली नोट करना है, ये क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे बनते हैं कि व्हाट इज सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये अभिकारक के लिए है और ये अभिक्रिया के लिए है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं नो मैम। मैम। नो मैम। बेटा देखो, यहाँ किसी से कोई डरने वरने की जरूरत नहीं है। देखो हम पढ़ने बैठे हैं और हम पढ़ाने बैठे हैं, आप पढ़ने बैठे हम पढ़ाने बैठे हैं, तो जरा सा भी किसी भी लाइन में कोई भी डाउट हो, है ना, इंग्लिश हिंदी या कोई टर्मिनोलॉजी या स्किप हो गया आपको समझने में, पढ़ते पढ़ते हम क्या, हमारा दिमाग कहीं और भी चला जाता है।
तो सोचते सोचते हम क्लास से कहीं और हम चले जाते हैं सोचते सोचते। तो ऐसे में आपका कोई छूट गया हो तो आप पूछ दोगे, तो फिर मैं आपको फिर से रिपीट भी कर दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? तो नहीं आया हो या छूट गया हो तो पूछ लिया करो। यहाँ तक सबको हो गया? आगे चले? यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब यहाँ समूह विशिष्टता या ग्रुप स्पेसिफिसिटी। कुछ एंजाइम केवल उन अणुओं पर कार्य करते हैं जिनमें विशिष्ट कार्यात्मक समूह होते हैं, जैसे अमाइनो, फास्फेट, मिथाइल समूह। अब यहाँ पर एक विशिष्ट कार्यात्मक समूह की बात हो रही है। अच्छा, कोई बताएगा क्या है ये विशिष्ट कार्यात्मक समूह? विशिष्ट कार्यात्मक समूह, इससे हम क्या समझते हैं? अगर आप लोगों को कुछ जरा सा भी आइडिया हो, फंक्शनल ग्रुप हिंदी में इंग्लिश में बोले तो फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, तो आप बताओ। नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं तो खैर बताऊंगी ही सही, पर एक बार आप ट्राई करो। क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स? मैथ्स का कोई है आप लोगों में स्टूडेंट्स? नहीं मैम। बायोलॉजी का? यस मैम। बताओ रितिका, क्या बोलना चाह रहे हैं ये? मैम फंक्शनल ग्रुप जो है ना, मतलब वो ग्रुप होता है एटम्स का जो बॉन्ड करता है मॉलिक्यूल्स से मॉलिक्यूल्स के साथ। लाइक मैम एल्डिहाइड कीटोन। हाँ, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइनो ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, है ना, एस्टर ग्रुप, यस सल्फाइड मैम। ग्रुप, ये सभी ईथर। कार्यात्मक समूह हैं। देखो इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जस्ट अ मिनट बेटा, 1 मिनट। सो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कुछ एंजाइम केवल उन अणुओं पर कार्य करते हैं जिनमें विशिष्ट कार्यात्मक समूह होते हैं। जैसे कि कोई अभिकारक है, मैंने बोल दिया अल्फा अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, ऐसे करके मैंने कोई बना लिया, सबस्ट्रेट बना लिया। तो पर्टिकुलर एंजाइम ये देखेगा कि उसमें अमाइनो ग्रुप है या नहीं है, यानी कि वो एंजाइम उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए स्पेसिफिक है। अगर किसी भी अभिकारक में वो क्रियात्मक ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा तो वो उस पर अभिक्रिया नहीं करेगा। तो इसको हम बोलते हैं समूह विशिष्टता या ग्रुप स्पेसिफिसिटी। आगे कोई एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर देखो आप, जैसे हेक्सोकाइनेज केवल हेक्सोज शर्करा पर ही कार्य करता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम हेक्सोज शर्करा यानी कि ग्रुप है ये, हेक्सोज शर्करा यानी कि इसमें 6 कार्बन वाली शर्करा होगी, तभी हेक्सोकाइनेज उस पे रिएक्शन करेगा उस अभिकारक पे। ठीक है, तो हेक्सोकाइनेज को काम करने के लिए अभिकारक के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? हेक्सोज शुगर प्रेजेंट होनी चाहिए। यानी कि क्रियात्मक समूह की विशिष्टता होती है, यानी एक एंजाइम किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए स्पेसिफिक होता है। ये यहाँ तक हो गया, हमने 3 टाइप की विशिष्टता देख ली। अब आती है बंध विशिष्टता, बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। अब रासायनिक बॉन्ड तो सभी लोग जानते हैं। रासायनिक बॉन्ड जैसे कि आयनिक बॉन्ड हो गया, वंडरवॉल बॉन्ड हो गया, हमने पढ़ा भी था पिछली क्लासेस में, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, है ना। तो यस मैम। कुछ एंजाइम किसी विशेष प्रकार के रासायनिक बंध पर ही कार्य करते हैं, जैसे कि राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम केवल पिरिमिडिन क्षार 3' सिरे के फॉस्फोडाइएस्टर बंध का ही जल अपघटन करता है। अब इतना ज्यादा उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लो मैंने बोला आपको कि कोई एंजाइम है जो कि हाइड्रोलाइसिस का काम करता है। हाइड्रोलाइसिस मतलब जल का अपघटन।
यानी कि जल को H+ और OH- में तोड़ने का काम करेगा। तो वहां पर H+ और OH- यानी कि आप ये बताओ कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं? बताइए। पानी के अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच? अपन ने पढ़ा था ना, वाटर टॉपिक ही था अपना। तो सबसे पहले यस मैम। कौन से बॉन्ड होते हैं वाटर के अंदर? कोवेलेंट। पक्का? क्या हाइड्रोजन होते हैं? वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना? यस मैम। तो कोई भी एक ऐसा एंजाइम जो कि हाइड्रोलाइसिस का काम करता है, यानी जल को 2 टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, तो वो कौन से बॉन्ड को तोड़ रहा है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहा है। तो पर्टिकुलर एंजाइम किसी बंध के लिए भी स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के लिए स्पेसिफिक है। समझ में आई बात? जहां फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दिखेगा वहीं पर राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम अपना काम करेगा। जैसे हमने प्रोटीन पढ़ा था, प्रोटीन के अंदर 2 अमीनो एसिड के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं हरिओम? दो अमीनो एसिड्स के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? बताओ बेटा, ये टॉपिक तो हम पढ़ ही चुके हैं ना पहले ही। हरिओम, नीरज, चंद्रशेखर, आप तो रेगुलर स्टूडेंट्स हो बेटा, बताइए। 2 अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, पढ़ा था ना अपन ने? तो यस मैम। अगर प्रोटीन की स्ट्रक्चर को तोड़ना हो तो कोई भी एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड के लिए भी स्पेसिफिक हो सकता है, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड पे ही काम करेगा, किसी और बॉन्ड पे काम नहीं करेगा। जैसे कि हम बोल सकते हैं पेप्टाइडेज एंजाइम, ठीक है? पेप्टाइडेज एंजाइम केवल पेप्टाइड बॉन्ड पे ही काम करेगा। तो यहाँ हमने एक तरीके की और विशिष्टता देखी एंजाइमों की, कि कोई भी एंजाइम किसी बॉन्ड के लिए भी स्पेसिफिक हो सकता है, या तो उस बॉन्ड को तोड़ता है या फिर उस बॉन्ड को बनाता है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। आ जाओ, ये है आपका स्टीरियोकेमिकल या त्रिविमीय विशिष्टता, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। एंजाइम एक विशिष्ट स्टेरिक या त्रिविम समावयवी ऑप्टिकल आइसोमर पर कार्य करता है। जैसे अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज केवल एल अमाइनो एसिड पर कार्य करता है, पर डी अमाइनो एसिड पर नहीं। अब देखो, ये जो चीज है ना, ये केमिस्ट्री वाले बच्चे समझ सकते हैं, जिसने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी हो समझ सकते हैं। रितिका, तुम्हें समझ में आया ये? हेलो। यस मैम। देखो, हम केमिस्ट्री के अंदर एक चीज पढ़ते हैं, आप लोगों को भी बहुत इजी लगेगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं कांच के सामने खड़ी हूँ या आप कांच के सामने खड़े हो, मिरर के सामने, तो क्या दिखेगा कांच के सामने अगर आप खड़े हो तो? नीरज, क्या दिखेगा कांच में? मैम आप मैं कांच के ही सामने खड़े हो। हाँ, मैं ही दिखूंगी, है ना? हाँ लेकिन कांच की जो कांच में जो अपनी इमेज बनती है और रियल में जो हम होते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? बताओ। मैम उससे उल्टा बनता है। सामने उल्टा हाँ बनता है ना? दायां हाथ भाई हाँ भाई मैम। की तरफ दिखाई देता है और बायां हाथ
दाएं की तरफ दिखाई दे, दाएं की तरफ। उल्टी इमेज बनती मैम है। जैसे केमिस्ट्री में सुपर इम्पोजिशन भी बोला जाता है। हाँ, सुपर इम्पोजिशन बोला जाता है। तुम्हें तो पता है, तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें पता है कि आइसोमर्स क्या होते हैं, बट इनको समझाने के लिए मैं एक बहुत उसमें जा रही हूँ, एक कॉमन सी चीज पे, है ना, ताकि ये भी समझ सके यस क्या मैम। बात कर रहे हैं हम। तो जैसे कि मैं कांच के सामने खड़ी हूँ, तो हूँ तो मैं ही, कांच में भी मैं ही दिखाई दे रही हूँ, है ना। कांच में भी मोनिका कर्णावती दिखाई दे रही है, इधर भी मोनिका कर्णावती है, पर इधर मेरा हाथ इधर दिखाई दे रहा है, सेम से जो है एक्चुअल सिचुएशन में, लेकिन उधर उल्टा दिखाई दे रहा है ना। यानी कि हम दोनों की स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल स्ट्रक्चर सेम है, बस डायरेक्शन क्या हो गई, चीजों की उल्टी हो गई है। अंडरस्टूड हो रही है समझ में बात, कि डायरेक्शन जो है वो चीजों की उल्टी हो गई है। मान लो मैंने या इसका नीरज का नीरज का एग्जांपल ले लेते कि नीरज कांच के सामने खड़ा है, नीरज ने दाएं हाथ में वॉच पहन रखी है, लेकिन मिरर में वॉच किधर दिखाई दे रही है, बाएं हाथ में दिखाई दे, बायां हाथ में। है ना। तो नीरज बिल्कुल, अब स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन वॉच की पोजीशन क्या हो गई, बदल गई। तो केमिस्ट्री के हाँ मैम। अंदर भी ऐसे ही होता है कि जैसे हम अमाइनो एसिड, तुमको दिखाई दे रहा है एल अमाइनो एसिड और डी अमाइनो एसिड, ये दोनों सेम है। मतलब सेम का मतलब है कि इनकी जो शारीरिक, इनकी जो संरचना है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी जो व्यवस्था है ना, व्यवस्था का मतलब है इनका आपस में जुड़ाव। जैसे कि ये जो, जैसे कि मेरे दो हाथ में दिखाई दे रही है आपको, ये दोनों सेम है, दोनों में अंगूठा प्रेजेंट है, लेकिन इस अंगूठे की दिशा किधर है, इधर, और इस अंगूठे की दिशा किधर है, इधर। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, समावयवी या आइसोमर। आ गई बात समझ में। ये दोनों आपस में सेम है, एक जैसे हैं, एक दूसरे पे अगर इनको रखो तो ये इस तरीके से एक दूसरे पे पूरा ढक लेंगे। आइसोमर्स की ये विशेषता होती है। ये मेरे दोनों जो हथेलियां आपको दिखाई दे रही है क्या है, आइसोमर्स है। जब ये अपने आप को इस तरीके से ढक लेंगे तो ये आइसोमर कहलाएंगे, कहीं से भी कोई बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा। बट इनकी जो डायरेक्शन होती है फंक्शनल ग्रुप की, इनके अंदर जो प्रेजेंट है वो क्या होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं एल अमाइनो एसिड और डी अमाइनो एसिड, ठीक है। यानी बीच में हमने मिरर रख दिया। ऐसे ही सिस, ट्रांस, है ना, डिफरेंट डिफरेंट इनके नाम होते हैं, उन पे हम जाएंगे नहीं। पर मेरी ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, हाँ मैम। ठीक यस है। मैम। हाँ मैम। अब अपन आगे चलते हैं कि ये आपस में समावयवी हैं, एल और डी आपस में समावयवी हैं। बट हम बात कर रहे हैं स्टीरियोकेमिकल विशिष्टता की या त्रिविमीय विशिष्टता की, जो कि हम ये बोल रहे हैं कि कोई भी एंजाइम किसी पर्टिकुलर समावयवी के प्रति विशिष्ट होता है। तो ये बोलते हैं, ये बोल रहा है कि भाई अमाइनो ऑक्सीडेज बोल रहा है, अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज जो कि एक एंजाइम है, वो ये बोल रहा है कि मैं तो केवल एल अमाइनो एसिड पे ही काम करूंगा, मैं डी पे काम नहीं करूंगा। जबकि दोनों स्ट्रक्चर में क्या है, इक्वल है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट फिर भी ये इतनी स्पेसिफिक है ये एंजाइम कि ये एक 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 क्रिया एक सबस्ट्रेट के दो रूपों में से भी एक रूप को चुनता है अभिक्रिया करने के लिए। तो इस तरीके की विशिष्टता को हम क्या बोलते हैं, त्रिविमीय विशिष्टता। समझ में आया बच्चों ये बात मेरी। यस मैम। कोई भी डाउट, रितिका को तो आ गया, मैं समझती हूँ इसको आ गया, बाकी बच्चों को आया। हाँ मैम। हाँ मैम, नहीं नीरज, क्वेश्चन आएंगे तब फिर बोलना मत, बताओ। क्योंकि इस बार तो मैंने, चलो फर्स्ट एग्जाम था तो चलो कोई बात नहीं, बच्चे नए छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अगली बार अच्छा पेपर बनेगा, है ना। तो हर पॉइंट को साथ लेते हुए चलना, हाँ मैम। समझ में आए तभी हाँ भरना, वरना मत भरना। समझाऊंगी जब तक समझ नहीं आएगा ठीक तुम। है मैम। हाँ बिल्कुल। तो ये हो गई आपकी त्रिविमीय विशिष्टता। अब आ जाते हैं इसकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी की बात हम करते हैं। तो एंजाइम का आकार बड़ा होने के कारण किसी भी रासायनिक परिवर्तन के लिए थोड़ी सी मात्रा में ये आवश्यक होते हैं।
ठीक है, इनका आकार बड़ा होता है, और दूसरा थोड़ी मात्रा में ही अभिक्रिया में ये भाग लेते हैं। ये उत्प्रेरण की शुरुआत नहीं करते हैं, लेकिन सक्रियण ऊर्जा को कम करके उत्प्रेरण की दर में तेजी लाते हैं। ये हम बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम का मेन जो मैकेनिज्म है, फंक्शन जो है, वो इस तरीके से काम करता है कि वो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ताकि अभिक्रिया जल्दी से नहीं, सॉरी, हाँ, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं और उत्प्रेरण की दर को बढ़ा देते हैं, जिससे कि अभिक्रिया जल्दी से खत्म हो जाती है। ठीक है, और खुद जो है अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहकर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका कैटालिटिक प्रॉपर्टी है। यहाँ तक हमने एंजाइम, उसकी स्ट्रक्चरल पार्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। अब हम चलते हैं एंजाइमों का क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण। IUB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के द्वारा एंजाइमों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। यानी कि IUB की फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे आपसे तो कि IUB कौन है, तो ये आप लोग लिखोगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। फिर पूछेंगे आपसे कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो आप लिखोगे 6। फिर पूछेंगे आपसे कौन कौन से, तो हम बता रहे हैं अब कौन कौन से 6 वर्ग। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेजेस, लाइसेजेजेस, आइसोमेरेजेस, लाइगेजेजेस, और फिर उसके बाद में इनकी क्रियाविधि जो हम बाद में देखेंगे। तो हम एक एक करके इनको देखते चले जाते हैं, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सी रिएक्शंस हैं, उनको मैं समझाती हुई चलूंगी। चलो, ये एंजाइम पहला ले रहे हैं हम, ऑक्सीडोरिडक्टेज। आइसोरिडक्टेज जो एंजाइम है, आइसो में गलत बोल रही हूँ बार बार, ऑक्सीडोरिडक्टेज। क्या लगता है आपको कौन से समूह पे कार्य करते होंगे ये, क्या करते होंगे ये, कोई भी बच्चा बता दे कि क्या होता होगा। वैसे लिखा हुआ भी है, पढ़ के भी बता सकते हो, पर फिर भी आप बताइए। हाइड्रोजन अणु का स्थानांतरण करते हैं। हाइड्रोजन अणु का स्थानांतरण करते हैं। देखो, ऑक्सीडोरिडक्टेज, यहाँ पर 3 चीजें इसके नाम में आपको दिखाई देगी। अब ये वर्ड की फाइल है, इसलिए मैं लिखने में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। इस वर्ड में 3 चीजें हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन, और तीसरा एजेस। ठीक, यानी ये एंजाइम, इस कैटेगरी के एंजाइम, यहाँ 6 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है ऑक्सीडोरिडक्टेज, तो इस कैटेगरी में के जो एंजाइम है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंजाइम, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। अब आप बोलोगे मैम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो उसको भी मैं आपको बता देती हूँ कि ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन इक्वल्स टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड एड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये एक दूसरे की विपरीत अभिक्रिया है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना सा ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है और रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, और जब ये दोनों अभिक्रियाएं साथ होती हैं तो उनको क्या कहा जाता है, बताओ रितिका।
जब ये दोनों आपस में साथ में होती तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स। यस मैम। रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ये एंजाइम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं और ये हाइड्राइड आयन या हाइड्रोजन अणु का स्थानांतरण करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया और आपको बता भी दिया। ये अभिक्रिया देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर ए का अपचयन हो रहा है, बी का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ए का ऑक्सीकरण और बी का अपचयन हो रहा है और इस अभिक्रिया में जो एंजाइम काम में आएगा वो ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी का होगा। एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, ऑक्सीडेज, डीहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीजिनेज, परऑक्सीडेज। ठीक है, अब ऑक्सीडेज देख के ही समझ जाओगे कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि परऑक्सीडेज निम्न अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर 1 अपचयन अभिक्रिया को, ऑप्शन नंबर 2 ऑक्सीकरण अभिक्रिया को, ऑप्शन नंबर 3 बोथ और ऑप्शन नंबर 4 संयोजन अभिक्रिया को। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा? बोलो। एक क्वेश्चन है कि परऑक्सीडेज एंजाइम निम्न अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है और आपको ऑप्शन दे दिया 4, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों और संयोजन। क्या आएगा? मैम ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों। ठीक है, इस रिएक्शन को ध्यान रखो हमेशा, ये वाली आपको नोट्स दे दिए हैं, उसमें से आप इसको पढ़ना। अब आ जाता है आपका ट्रांसफरेजेस। ये एंजाइम अभिकारकों के बीच हाइड्रोजन के अलावा फॉस्फेट, मिथाइल, अल्कोहल, कीटोन, थायोन, अमाइनो जैसे क्रियात्मक समूहों को स्थानांतरित करते हैं। इसके तो नाम में ही ट्रांसफर है, दिख रहा है ट्रांसफर। ट्रांसफर ऐसे एंजाइम जो किसी क्रियात्मक समूह को ट्रांसफर करते हों, और क्रियात्मक समूह मैंने अभी आप थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि वो फॉस्फेट हो सकता है, अमाइनो ग्रुप हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, थायोन, ये जैसे भी लिखे हुए हैं, इनको स्थानांतरित करने का काम करता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे कि मिथाइल ट्रांसफरेज। तो अब मेरे को बताओ हरिओम कि मिथाइल ट्रांसफरेज कौन से क्रियात्मक ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है? मिथाइल ट्रांसफरेजेस कौन से क्रियात्मक समूह को ट्रांसफर करने का काम करेगा? बताइए। मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, हाँ मैम। हाँ यस मैम। मैम। बताओ ना, तो हाँ हूं तो करो, मुझे लगा आवाज ही नहीं आ रही है। बताओ। मिथाइल मिथाइल को मिथाइल को इतनी देर क्यों लगी? मिथाइल को ट्रांसफर करेगा भाई, उसका काम ही है ट्रांसफर करना। अब जिसका नाम है उसी को ट्रांसफर करेगा ना। ये देखो, सेकंड अमाइनो ट्रांसफरेज, ये किसको करेगा ट्रांसफर? अमाइनो को। अमाइनो को। है ना। फॉस्फोराइलेज फॉस्फेट ग्रुप को करेगा, है ना। ऐसे ही हाँ। फॉस्फेट, इनके जो क्रियात्मक समूह है उन्हीं के नाम पे इनका नाम पड़ जाता है, जिसको ये स्थानांतरित करते हैं। अब बात आती है स्थानांतरित कैसे करते हैं, तो रिएक्शन देखो थोड़ी सी, इसको मैं बड़ी कर देती हूँ।
इस रिएक्शन को देख के मुझे समझाओ कि क्या हुआ है इसमें। क्या हुआ है? सिंपल सी ABC लिखा हुआ है, बस इसमें क्या हुआ है बताओ। बताओ बच्चों, थोड़ा दिमाग को खर्च करोगे तभी दिमाग चलेगा। हम क्रियात्मक समूह को ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। ये तीर के निशान के ऊपर कोई एंजाइम बैठा हुआ है, ये समझ लो। यहाँ पे ऊपर की तरफ कोई एंजाइम बैठा हुआ है जो ये क्रिया करवा रहा है, पर यहाँ हो क्या रहा है? मैम बी तो माइनस हो गया इधर तो, और इधर सी माइनस हो गया। देखो, ये दो प्रोडक्ट हैं। ये मैं यहाँ पे अभिकारक, 2 मिनट। ठीक है, ए बी ये एक अभिकारक है और सी एक अभिकारक है ना? और दोनों में प्लस हो रहा है, यानी ये दोनों जुड़ के कुछ बनाएंगे। ठीक है, यही है ना? यहाँ पर यस मैम। ये जो बी है, यहाँ पर क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह कौन है? यहाँ पर बी है। लेकिन यहाँ एंजाइम बैठा हुआ है, कोई ट्रांसफरेज एंजाइम, जो इस बी को ए से तुड़वाकर किसके पास जोड़ देगा? सी के पास जोड़ देगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। ये जो ए है अकेला रह जाएगा, और जो फंक्शनल ग्रुप है वो किसके पास जाके जुड़ जाएगा? सी के पास जुड़ जाएगा, है ना? तो यस मैम। ये काम किसने किया? ट्रांसफरेज एंजाइम ने। यानी ये पूरा एक पहले अभिकारक था, ये सिंगल अभिकारक था, लेकिन जब अभी हमारे पास एंजाइम आया तो एंजाइम ने बी को ए से तोड़ लिया और सी के साथ जोड़ दिया। तो हमें जब प्रोडक्ट मिले तो ए अकेला मिला और बी सी का कॉम्बिनेशन मिला। यहाँ पे किसी को डाउट है? नहीं मैम। आगे समझ में कैसे ट्रांसफर हुआ? एक से टूटा और दूसरे पे जुड़ा तो ट्रांसफर हो गया ना इसका, बी का सी। यस मैम। चलो हाँ मैम। अब आगे चलते हैं। अब आता है हाइड्रोलेजिस। हाइड्रोलेजिस बताओ भाई, आप बताओ। आप इन्वॉल्व होगी तभी मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि ये केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री। इसको आप जितना इंटरेस्टिंग बना के पढ़ोगे उतनी ज्यादा आपको याद रहेगी। मैं बोलती जाऊंगी और आप सुनते जाओगे तो इससे तो कुछ भी नहीं होगा, ये तो वन वे ट्रैफिक हो गया। फिर दोनों तरफ से होना चाहिए। बताइए, हाइड्रोलेजिस क्या करता होगा ये एंजाइम? मैम ये हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया को बढ़ाता है, एक्सीलरेट करता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब किसे, यानी किसके बारे में बात होगी इसमें? अगर हम ये मोटे मोटे तौर पे कहना चाहें तो किसके बारे में बात होगी? जल के बारे में, वाटर के बारे में, यस मैम। ना? यानी ये एंजाइम अभिकारकों में यानी सबस्ट्रेट में H2O अणु को जोड़ने या निकालने का काम करते हैं। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ये लाइन लिखी है। आगे का भले आप याद रखो मत रखो, ये पहली लाइन आप याद रखो कि हाइड्रोलेजिस एंजाइम अभिकारकों में H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ने और निकालने दोनों का काम करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियस जल के अणु को जोड़कर अभिकारक का अपघटन करते हैं। ये जोड़ने वाले एंजाइम है, अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियस और जल, ये तीनों। जबकि फ्यूमरेज, इनोलेज ये संघनन अभिक्रिया द्वारा जल को अभिकारक से जोड़ते हैं। मतलब ये संघनन अभिक्रिया द्वारा सबस्ट्रेट को जोड़ते हैं जिससे जल के अणु का निष्कासन होता है। तो ये थोड़ी सी डीप केमिस्ट्री है, पर मैं नहीं समझाऊंगी क्योंकि इनको थोड़ा सा बर्डन लगता है कि ये ऐसा। पर हम यहाँ पे एक पॉइंट समझ लेते हैं कि जब कोई अभिकारक का अपघटन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है। ठीक है, और जब
कोई अभिकारक आपस में जुड़ते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। ठीक है, तो हमें दो ही काम करवाने हैं हाइड्रोलाइसिस से, या तो जोड़ना है या निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कैटेगरी आ गई है कि एक तो सबस्ट्रेट का अपघटन करने वाले, है ना, और दूसरा है कंडेंसेशन करने वाले या अभिक्रिया, संघनन अभिक्रिया करने वाले, जिसमें कि जब वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ए भी जो था, जब वाटर टूटा, यानी कि ये वाटर को तोड़ेगा हमारा एंजाइम H और OH में से, तो जो H है वो B को रिप्लेस कर देगा, AH बन जाएगा, और वो जो B था वो OH के साथ जुड़ जाएगा। ये समझ में आ रही है रिएक्शन? बड़ा करो इसको। देखो यहाँ पर AB है, AB जो है, AB H2O से जुड़ा है। हम जानते हैं H2O किस में टूटता है? H और OH में टूटता है। तो जो H था वो तो A से जुड़ गया, और OH किससे जुड़ गया? B से जुड़ गया। 20 है। तो यहाँ पर हमने वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ा है, ठीक है, और अभिकारक का क्या हुआ है? अपघटन हुआ है, अभिकारक टूटा है। वाटर को जोड़ के इस अभिक्रिया में वाटर को डाल के हमने अभिकारक को तोड़ दिया है, और वाटर के जो मॉलिक्यूल थे, वाटर के जो टुकड़े थे, इस अभिकारक के टुकड़ों के साथ हमने जोड़ दिए हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को अभिकारित करने वाले जो उत्प्रेरक जो कहलाते हैं एंजाइम, वो हाइड्रोलाइसिस कहलाते हैं। एग्जाम्पल दिया है फॉस्फेटेज, फॉस्फोडाइएस्टेज और प्रोटीएज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस मैम। लाइसेसेस ऐसे एंजाइम अभिकारकों में बिना जल अपघटन किए ही उन्हें तोड़ने का कार्य करते हैं। ऊपर वाली जो रिएक्शंस हमने देखी थी उसमें हम वाटर मॉलिक्यूल का यूज कर रहे थे अभिकारक को तोड़ने के लिए, सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए। लेकिन अगर हम बिना वाटर का यूज किए ही सबस्ट्रेट को तोड़ दें तो ऐसे एंजाइम क्या कहलाते हैं? लाइसेसेस। ये लाइसेस। वाले लाइसेसेस। देखो मैं इसको बड़ा कर रही हूँ, आप समझना इसको। ये पूरा है, कंबाइन है, मतलब इसमें कोई दो नहीं है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है ना? A, यस मैम। XH और B, ये पूरा एक ही है। तो यहाँ कोई वाटर मॉलिक्यूल जोड़ा ही नहीं हमने, बस यहाँ पर हम एक एंजाइम दे देंगे कोई सा भी लाइसेसेज वाला, तो वो एंजाइम जो है इस अभिकारक को दो टुकड़ों में तोड़ देगा। तोड़ दिया इसने, AX और BH की फॉर्म में तोड़ दिया। दिख रहा है सभी को? इसने यस मैम। इस अभिकारक को बिना जल के ही दो टुकड़ों में तोड़ दिया। तो ऐसे एंजाइम क्या कहलाएंगे? लाइसेसेस। इसके एग्जाम्पल है नीचे देखो, डीकार्बोक्सिलेज, एल्डोलेज, सिंथेटेज, इस तरीके के एंजाइम लाइसेसेस की कैटेगरी में आते हैं। आगे बढ़े। यस मैम। चलो, यस मैम। ये आता है आपका आइसोमरेजेस। ये एंजाइम अभिकारकों को उनके समावयवी में बदलने का काम करते हैं। अब ये मैं नहीं समझाऊंगी, आप में से कोई समझाएगा इसे? कौन समझाएगा भाई बच्चों? बताइए। मैम इसमें आइसोमेराइजेशन रिएक्शन होती है। हाँ, और कोई? रितिका ने जो बोला मुझे समझ में आई है, और कोई ट्राई करना चाहेगा? क्या हो रहा है इसमें? हम्म,
ये एंजाइम सबस्ट्रेट को उसके समावयवी में बदलने का काम करते हैं। नीरज, अभी बताया था मैंने समावयवी क्या होते हैं। दिमाग पे जोर दो, अभी जस्ट बताया है, अच्छे से एग्जाम्पल देके बताया है। हरिओम, बताओ बेटा। दोनों हरिओम, लोधा और मीना। अब एक बोलेगा मैडम मेरे को थोड़ी बोला आपने, तो उसको बोला। मैं दोनों को ही बोल रही हूँ। अरे भैया हरिओम, ये मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो एंजाइम है वो समावयवी में बदलने का काम करते हैं, यानी कि जो एल फॉर्म था उसको डी फॉर्म में बदल देंगे, है ना। अभिकारक की किसी दूसरी अवस्था में उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन उसकी दूसरी अवस्था में बदलने का काम करेंगे, उसको आइसोमर बनाने का काम करेगा। तो ऐसे एंजाइम क्या कहलाएंगे? आइसोमरेजेस। ठीक है, इसको समझो, पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि कुछ एंजाइम जो है अभिकारकों को उनके समावयवी में बदलने का काम करते हैं। जैसे हमारे पास था एल अमाइनो एसिड, तो कोई एंजाइम आएगा एल अमाइनो एसिड पे काम करेगा पर्टिकुलरली, और उसको डी अमाइनो एसिड में चेंज कर देगा। मतलब उसने उसका क्या बना दिया? आइसोमर बना दिया, है ना, उसका समावयवी बना दिया। और इस अभिक्रिया को बोलते हैं समावयवीकरण या आइसोमराइजेशन, जैसे कि रितिका ने बोला। अब इसका एग्जाम्पल है हमारे पास रेसिमेजेस और म्यूटेजेस। ठीक है, रेसिमेजेस और म्यूटेटेज, यही पूछेंगे आपसे, एग्जाम्पल देंगे कि रेसिमेजेस कौन सी कैटेगरी का एंजाइम है। नीचे ऑप्शन दे देंगे, हाइड्रोलेजेस, लाइगेजेस, ऑक्सीडोरिडक्टेज, आइसोमरेजेस। फिर आप क्या लगाओगे? आइसोमरेजेस। आइसोमेरेजेस। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो कम से कम एग्जाम्पल्स को तो ध्यान से पढ़ ही लेना। और आप फिर ये भी यस नहीं मैम। बोलते हो कि मैम आपने पढ़ाया नहीं, उसी में से आएगा जो मैं पढ़ाऊंगी, और आएगा जरूर, इसलिए ध्यान से पढ़ना। लाइगेजेस देखने पे ही लग रहा है कि चिपकाने का काम करते हैं। लाइगेज जहां पे भी दिख जाए इसका मतलब समझ लो बॉन्ड। बायोलॉजिकल रिएक्शंस में लाइगेज वर्ड आपको दिख जाए, इसका मतलब आप समझ लो ग्लू गम बॉन्ड, चिपकाने वाला, जोड़ने वाला एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम अभिकारकों के मध्य सहसंयोजक बंध बनाकर अभिकारकों को जोड़ने का काम करते हैं। अब आपसे मैं क्वेश्चन कर लूंगी कि अभिकार की जो लाइगेज एंजाइम है वो अभिकारकों के मध्य कौन सा बंध बनाते हैं, है ना, या कौन सा बंध बनाकर अभिकारकों को जोड़ते हैं। और नीचे 3-4 बॉन्ड के नाम दे दूंगी, आयनिक बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड। तो आंसर क्या होगा? सहसंयोजक बॉन्ड। सहसंयोजक बॉन्ड। सहसंयोजक बॉन्ड। तो इनको राइट डाउन करके अपने ना, अगर तुमने प्रिंट निकाल लिया है। मैम सहसंयोजक को वही बोलते क्या, कोवेलेंट? हाँ सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गई, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यस मैम। हाँ। तो अब तुमने प्रिंट निकाला है क्या नोट्स का जो मैंने दिए थे? प्रिंट मैम निकाल मैंने नोट्स लिखे हैं। लिखे है ना? तो या तो बच्चों यस मैम। निकाल लो, जिसको नहीं लिखना, तो जिसने पहले, जैसे मैं एंजाइम अब पढ़ा रही हूँ, नोट्स पहले दे दिए, तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि आप उन नोट्स का प्रिंट निकाल लो, और जब मैं पढ़ाती रहूं और किसी चीज को इस तरीके से हाईलाइट करूं, है ना, तो आप भी अपने नोट्स में उसको हाईलाइट कर लो। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। हाँ मैम। तो इससे क्या बहुत इजी रहेगा, और जब भी आप भविष्य में नोट्स पढ़ोगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अरे मैम ने पढ़ाते समय बताया था ये संयोजक बंध से क्वेश्चन बनेगा, ऐसा। तो वो बहुत इजी हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है जो मैंने अभी तुमको बताई। अब जैसे मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगी न्यूक्लिक एसिड, है ना, तो न्यूक्लिक एसिड के नोट्स में गूगल क्लासरूम पे डाल दूंगी, और वहां से आप यस कर मैम। लेना। पढ़ाऊंगी तो मैं बाद में पहले ही डाल दूंगी, और फिर आप जब मैं पढ़ाऊं
तो अब लेके बैठना और उन पे लगाते चली जाना, ऐसा। ठीक है, तो चलो Yes, बच्चों, अपनी अटेंडेंस इसमें डाल दो।